हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। सारणिक कहा जाता है इसे हिंदी में। लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे क्रैमर्स रूल के। ठीक है, तो आज भी हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं। पहले हम आपको बताएंगे होमोजीनियस जो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट लेक्चर में और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, समघात रैखिक समीकरणों का हल। अब होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, तो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, system of homogeneous equations, linear equations। माना समघात रैखिक समीकरण निकाय। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए ये सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का। राइट साइड में 0 लिखा हुआ है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें d की वैल्यू निकालनी है। देन d क्या होता है, इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट से बनी डिटर्मिनेंट को हम d कहते हैं। तो पहले x के कोफिशिएंट से एक कॉलम मिल जाएगा, a1 a2 a3। अब y के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे b1 b2 b3। अब z के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे c1 c2 c3। सॉल्व करना आप जानते ही हो। यहाँ पर आपको dx dy dz इन सबको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यदि यहाँ से dx dy dz निकालते हैं तो सब जीरो हो जाएगा। ये आप जानते हैं। dx के लिए क्या करते हैं, हम इस कॉलम को x वाले कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट में यदि पूरी कॉलम या पूरी रो जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही यदि आप dy लिखेंगे तो y वाले कॉलम को जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, dz रखेंगे तो z वाले कॉलम को जीरो रखेंगे, इसलिए उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम इन तीनों को नहीं निकाल। ठीक है, तो d की वैल्यू निकालेंगे। अब ये d पर ही डिपेंड करता है, मींस d पर ही कंडीशंस बन सकती हैं। देखो, या तो d जीरो हो सकता है या फिर d जीरो नहीं हो सकता, दो ही कंडीशन है। इन केस d जीरो हो जाए, पहले हम लेंगे इफ d इज नॉट इक्वल टू जीरो। If d is not equal to 0, then given system of equations is consistent। वैसे तो ये दोनों ही कंडीशन में कंसिस्टेंट रहता है। ये जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं ये हमेशा कंसिस्टेंट रहती हैं, चाहे आपका d की वैल्यू 0 आए चाहे d की वैल्यू 0 ना आए। ठीक है, बस यहाँ पर ये कंडीशन है कि सॉल्यूशन अलग अलग हो सकता है। कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जीरो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे यदि d इज नॉट इक्वल टू 0 तब दिया गया समीकरण निकाय संगत है। दिया गया समीकरण निकाय संगत है तथा इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल क्या है, अद्वितीय हल x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस सॉल्यूशन को इस हल को हम निरर्थक हल भी कहते हैं हिंदी में, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसे निरर्थक हल भी कहा जाता है।
ठीक है, वैसे तो आप ट्रिवियली लिख सकते हो। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि डी जीरो हो जाए। पहली कंडीशन में डी नॉन जीरो था, इन केस डी जीरो हो जाए तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। डी इज इक्वल टू जीरो है तो उस कंडीशन में भी ये हमारा कंसिस्टेंट है, होमोजीनियस इक्वेशन दोनों ही कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है, तो उस कंडीशन में भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो लिखेंगे इफ, यहाँ लिखेंगे इफ डी इज इक्वल टू जीरो। Second point, D is equal to 0, then given system of equations is also consistent. ठीक है, यहाँ अभी भी कंसिस्टेंट ही है एंड हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल, इसको जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं, निरर्थक हल के साथ शून्य हल भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन कह दीजिए या जीरो सॉल्यूशन कह दीजिए, एक ही बात। क्लियर। और नॉन जीरो सॉल्यूशंस, तो लिख देते हैं हिंदी में भी, यदि डी की वैल्यू जीरो नहीं, सॉरी डी की वैल्यू जीरो है तब भी दिया गया समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये संगत हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, मींस हल है इसका। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, यदि डी की वैल्यू जीरो है तो सॉरी डी की वैल्यू जीरो नहीं है तो जीरो सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब यदि डी की वैल्यू जीरो है तब जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं हिंदी में, जैसे हमने इसको इंग्लिश में लिखा है ऐसे हिंदी में लिख के दिखा देते हैं। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में देख लीजिएगा, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में। यहाँ लिखेंगे इफ, यदि D इज इक्वल टू जीरो तब भी दिया गया समीकरण निकाय संगत है। संगत है तथा इसके अनंत हल है। ठीक है, इस कंडीशन में इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इसके अनंत हल हैं। इस हल को अशून्य हल कहा जाता है। ये यथार्थ। ठीक है, अब देखिए ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं ये हम निकालते कैसे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम किसी एक वेरिएबल को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए एक्स वाई जेड में हमारी इक्वेशंस हैं, तो या तो आप जेड को के रख दीजिए या एक्स को या वाई को, किसी को भी आप के रख दीजिए, तो हमारी इक्वेशंस के की फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, तीन इक्वेशंस हैं। देखो यदि आप मान लीजिए ये इक्वेशन लिखी है आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा लिखा था ना हमने, a1x प्लस b1y c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y c3z इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप किसी एक वेरिएबल को k रखेंगे, x, y या z को, तो इक्वेशन k की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन हमारी k की फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर केवल दो वेरिएबल बचेंगे। ठीक है, तो जब k में आ जाएगी तो पूरा कांस्टेंट होगा, ये भी पूरा कांस्टेंट होगा, इसको इधर ले जाएंगे। तो यदि हम देखें तो दो इक्वेशन से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, इट मींस दो इक्वेशन चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेशन या फिर आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, तो दो इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको थर्ड में रख के देख लेना है। ठीक है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व ना करके आप क्रैमर रूल से सॉल्व कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने टू वेरिएबल का भी तो पढ़ा है क्रैमर रूल, वहां से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रखेंगे। यदि ये सेटिस्फाई करता है तो हल है, नहीं करता है तो हल नहीं है। ठीक है, उस केस में
वैसे तो खैर यहाँ पर तो सॉल्यूशन है ही, बस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। जो हमारा नॉन होमोजीनियस था उसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। नॉन होमोजीनियस में भी सेम ही कंडीशंस अप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चंस ले लेते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको क्वेश्चंस। पहले एक क्वेश्चन हम ऐसा लेंगे जिसमें 0 सॉल्यूशन होगा, एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन हम इस टाइप का भी सॉल्व करेंगे जिसमें आपको बस प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा कि प्रूफ कीजिए इसके 0 सॉल्यूशन है या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे भी जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, देखो डी तो आपको निकालना ही है हर कंडीशन में, कुछ भी प्रूफ करने के लिए कहा जाए उसके लिए हमें डी तो निकालना ही है, क्योंकि डी पर ही डिपेंड करती हैं चीजें, ठीक है। डी ही बताएगा कि सॉल्यूशन ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस इक्वेशन। हिंदी में लिखने की तो आवश्यकता नहीं है। निम्न समघातीय समीकरण को हल कीजिए, इक्वेशंस को हल कीजिए, समीकरणों को हल कीजिए। क्या है क्वेश्चन? 3x - 4y + 5z = 0। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा x + y - 2z = 0। थर्ड है आपका 2x + 3y + z, 2x + 3y + z = 0, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस दी गई हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, d की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये इजी है, टाइम भी कम लगता है, क्योंकि हमें dx dy dz सारी वैल्यूज नहीं निकालनी होती, हमें केवल d निकालना होता है, ठीक है। d की वैल्यू को निकाल देते हैं। पहले हमने लिखा d = क्या हो जाएगा 3 1 2, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, -4 1 3, अगला वाला 5 -2 1, ये वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट आ गई है 3 × इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इसकी इसके साथ +6 हो जाएगा, -4, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा आपका -4 1 माइनस इसके इसके साथ करेंगे तो -4 आएगा, माइनस ऑलरेडी है, +4 हो जाएगा, +5, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 3 माइनस इसकी इसके साथ करेंगे 2, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 7 +4 × 5 +5 × 1, ये हुआ हमारा 21 + 20 + 5, ये हो जाएगा आपका 46, ठीक है। 46 आ गया। हमें तो बस यही देखना है ये वैल्यू 0 है कि 0 नहीं है, 0 है या नॉन 0 है। अब देखिए 46 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे सिंस d इज इक्वल टू 46 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मीन्स d इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है यूनिक? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, x y z तीनों की वैल्यू 0 आ जाती है यदि d की वैल्यू नॉन 0 आती है तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि d की वैल्यू 0 नहीं आती है तो, इन केस d की वैल्यू 0 आ जाए तो सॉल्यूशन यूनिक नहीं होता है, तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन की, जिसमें हमें ये दिखाना है कि सॉल्यूशन ट्रिवियल नहीं है, ठीक है। देखते हैं ट्रिवियल कब नहीं होगा। ट्रिवियल नहीं होगा, इस वाले सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। 0 सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन इसको कहते हैं।
अब नेक्स्ट में हमें दिखाना है कि सॉल्यूशन ट्रिवियल नहीं है। इसका मतलब यदि डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन ट्रिवियल नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिखाते हैं करके सॉल्यूशन ट्रिवियल किस कंडीशन में नहीं होगा। देखो केवल डी को ही सॉल्व करना है हमें, ये नॉन होमोजीनियस से ज़्यादा इजी है। ठीक है, कम टाइम लगता है इसे सॉल्व करने में। तो लिखेंगे शो दैट या प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ following equations has non-trivial solution। नॉन ट्रिवियल लिखा जाए या नॉन जीरो लिखा जाए एक ही बात है, सिद्ध कीजिए कि दिया गया समीकरण निकाय का अशून्य हल है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। x प्लस वाई माइनस 6z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। और इससे अगला वाला है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल देनी है आपको। d इज इक्वल टू 1 3 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2 2। ठीक है, ये दिया गया है, सॉल्व करेंगे। पहले हमने लिखा 1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस 2 माइनस इसके इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये साइन जो माइनस का रहता है ये फॉर्मूले में ये रहेगा। -1 इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 6 इसकी इसके साथ -2 आ जाएगा, माइनस यहाँ है तो +2 -6 प्लस लिखते हैं, माइनस आया है तो माइनस आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई -3 इसकी इसके साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस है +1 हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी -4 -8 6 इंटू -2। इसका मतलब -12 माइनस माइनस +12, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना तो फाइनली 0। चूंकि d की वैल्यू 0 आ गई, सिंस d इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे सिंस d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस having non-trivial solutions या has non-trivial solution, non-trivial solution। ठीक है, अशून्य हल है इस दिए हुए समीकरण निकाय का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यदि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो वो सॉल्यूशंस आपको निकाल के दिखाते हैं। कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, वैल्यू दी जाएगी ऐसे ही, होमोजेनियस इक्वेशंस दी जाएंगी, उसके बाद हमें सॉल्व कर देना है इक्वेशंस को। ठीक है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हमारी इक्वेशंस आएंगी उन सबको सॉल्व कर देना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू एक कांस्टेंट की फॉर्म में आएगी, इसीलिए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन इस टाइप का, जिसमें हमें सॉल्व करके दिखाना है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और सॉल्व करके वैल्यू निकाल के दिखानी है उन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की। ठीक है, यही कहा है ना हमने कि सॉल्यूशन या तो 0 होंगे, मतलब यूनिक होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन तो है ही नहीं होमोजेनियस इक्वेशंस में। चलते हैं इस टाइप का सॉल्यूशन पर चलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एक ले लेते हैं, आता है तो कैसे सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो क्वेश्चन हमें दिया गया है, x minus y, solve the following homogeneous equation। कौन कौन सी इक्वेशंस हैं,
x माइनस वाई माइनस x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, और इससे अगली इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y माइनस 5z इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, हमें पहले d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ लिखेंगे हेयर d इज इक्वल टू, क्या करना है, x के कोफिशिएंट लिखना है। x के कोफिशिएंट से एक कॉलम बनता है 1 1 3, y के कोफिशिएंट से कॉलम बनेगा -2 6, z के कोफिशिएंट से कॉलम बनेगा इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसके साथ करेंगे 6। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं -1, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई -5, इसके साथ मल्टीप्लाई 3, प्लस होता है -1 दिया गया है तो माइनस हो जाएगा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई 6, इसके साथ मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है, माइनस हमें यहां से मिलेगा -6, तो माइनस माइनस प्लस 6। देखिए वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 6 4, -8 -12, ये हो गया आपका 4 + 8 -12, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, यदि 0 आ रहा है तो इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस d is equal to 0, therefore given system of equations has infinite number of solutions। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल हैं, दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल हैं। अब वो कौन कौन से हल हैं अनंत, क्या करेंगे इस अनंत हल निकालने के लिए, मान लेते हैं, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, या फिर बाद में लिख लेंगे इक्वेशंस, लेट z इज इक्वल टू k, हमने z को k मान लिया, किसी भी एक वेरिएबल को मान सकते हैं, हमने z को मान लिया, देन given equations becomes, गिवन इक्वेशन चेंज टू भी लिख सकते हो, बिकम लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा, जहां जहां z है वहां वहां k रख देना है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस k इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3x प्लस 6y माइनस 5k इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब किन्हीं भी दो इक्वेशंस को लेकर हमें सॉल्व कर देनी है इक्वेशंस, आप फर्स्ट सेकंड को लेकर सॉल्व कर दीजिए, सेकंड थर्ड को एक साथ लेकर सॉल्व कर दीजिए, या थर्ड और फर्स्ट को एक साथ लेकर सॉल्व कर दीजिए, जिससे भी आपको लगे इजी है उन दोनों को एक साथ लेकर सॉल्व कर दीजिए। क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, यदि इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया जाए तो x कैंसिल हो जाएगा, हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, y की मिल जाएगी। जैसे y की वैल्यू आएगी आप y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा या सेकंड में रख दीजिएगा, तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x और y की वैल्यू मिल गई, z हम मान ही चुके हैं k। ठीक है, अब ये जो x y z की वैल्यू आई है, ये आप जो तीसरी इक्वेशन बच गई है वहां भी रखकर देख लीजिएगा, डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई नहीं कर रही है इट मीन्स आपने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या किया हमने, यहां से z इज इक्वल टू k रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड लिखा हमने। जैसे ही आप माइनस करेंगे x प्लस वाई माइनस के, x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर x
प्लस वाई माइनस के माइनस एक्स प्लस 2y माइनस के इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 2y 3y हो जाता है, 3y माइनस 2k इज इक्वल टू 0, या 3y इज इक्वल टू 2k, या y इज इक्वल टू 2k अपॉन 3। y की वैल्यू आ गई 2k अपॉन 3, ये वैल्यू आपको 1 में रख देनी है, ठीक है, 1 या सेकंड किसी में भी रख दीजिए, हमें लगता है 1 में कैलकुलेशन कम है इसलिए हम 1 में रख देते हैं। हमने 1 में रखी वैल्यू, देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 2k अपॉन 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, 2k माइनस 3k इज इक्वल टू 0, x माइनस k अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का k अपॉन 3 बचेगा तो x इज इक्वल टू हुआ k अपॉन 3। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं इक्वेशन थर्ड पर, बाय थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 3x प्लस 6y माइनस 5k। देखिए आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, 3x की वैल्यू है k बाई 3 प्लस 6y की वैल्यू है 2k बाई 3 माइनस 5k, ये कट जाएगा 2 बार, 3 से 3 कट जाएगा, तो k प्लस 4k माइनस 5k, फाइनली वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है, क्योंकि ये इसको इज इक्वल टू राइट हैंड साइड थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो सही है, ठीक है। तो देयरफॉर x y z की वैल्यूज हमें मिल गई हैं, तो लिख देंगे देयरफॉर सॉल्यूशंस आर, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज ना लिखकर हम सॉल्यूशंस आर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन x इज इक्वल टू हुआ हमारा k बाय 3, y इज इक्वल टू हुआ 2k बाय 3 और z इज इक्वल टू हुआ k, वेयर k बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, ठीक है। k की वैल्यू को 0 नहीं रखना है, या आप लिख सकते हो 1 2 3 4 इस टाइप से वैल्यू रख सकते हो। k की वैल्यू को 0 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे तो हमारी सेम वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। सेम वैल्यू से हमारा मतलब है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं रहेंगे, वो हमारा फिक्स सॉल्यूशन हो जाता है ना, यूनिक सॉल्यूशन। तो रियल नंबर ले लेंगे, रियल नंबर -1 से 1 के बीच में आता है, वैसे तो रियल नंबर में 0 आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख तो सकते हैं आप, खैर वैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, k इज इक्वल टू प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ 3 ना लिखकर इसको लिखें k, इसको लिखें 2k, y इज इक्वल टू 2k और z को लिखें 3k, ऐसा भी लिख सकते हैं आप सॉल्यूशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो भी चलेगा। क्लियर, समझ आ गया कैसे लिख देना है हमें क्वेश्चन, मतलब कैसे सॉल्व कर देना है क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है ठीक उसी तरह आप नॉन होमोजीनियस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नॉन होमोजीनियस को भी सॉल्व कर सकते हैं आप उस केस में, इस टाइप से ही आपको क्या करना होता है, पहले देखो नॉन होमोजीनियस में सारी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी, x y z dx dy dz और d, ठीक है, ये चारों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। जब चारों 0 आ जाएंगी वैल्यूज, चारों वैल्यू 0 आ जाएंगी तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन जो हमारी इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें यदि सॉल्व करके दिखाना ही है तो हम किसी एक वेरिएबल को k मानते हैं, जैसे हमने यहाँ पर z को k मान लिया है, आप वहाँ पर भी z को k मान सकते हैं और k मानकर x और y की वैल्यू निकालेंगे k की फॉर्म में। तो जैसे जैसे हमने यहाँ x और y की वैल्यू निकाली है वहाँ पर भी आप x और y की वैल्यू इसी टाइप से निकालेंगे और नेक्स्ट वाली इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं हम इस टाइप का एक क्वेश्चन, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जैसे हमने होमोजीनियस किया है वैसे ही आपको नॉन होमोजीनियस कर लेना है,
ठीक है, डिफरेंस नहीं है दोनों में, एक ही तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये वाला सॉल्व हुआ है वैसे वैसे दूसरा वाला भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, आपको मेथड हमने बता ही दिया है कैसे कैसे सॉल्व कर देना है। क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारा x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 3z इज इक्वल टू 4। और नेक्स्ट है हमारा x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7। 5z इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्या करना है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको d निकालना है, ये भी 0 आ जाएगा, dx निकालेंगे। ठीक है, फाइंड d, dx, dy एंड dz। ठीक है, हमने क्वेश्चन ऐसा ही लिया है कि सारी वैल्यूज आपकी 0 आ जाएंगी। ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। आप करके देख लीजिएगा, नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि वैल्यूज 0 तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना के माने। ठीक है, इन केस ये 0 आ जाती हैं तो आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज जैसे 0 आ जाएंगी उसके बाद आप क्या करेंगे, मान लेंगे z इज इक्वल टू k। z इज इक्वल टू k मानेंगे तो ये जो गिवन इक्वेशंस हैं कैसे बन जाएंगी, देन गिवन इक्वेशंस इस टाइप की हो जाएंगी, x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए, x प्लस 2y प्लस 3k इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हो जाएगी आपकी x प्लस 3y प्लस 5k इज इक्वल टू 7। इसको आपने फर्स्ट कहा, इसको आपने सेकंड कहा, इसको आपने थर्ड कहा। dx, dy, dz, d ये सब निकालना हम बहुत अच्छे से आपको बता ही चुके हैं, काफ़ी बार हम इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस या प्लस जैसे भी करके सॉल्व हो पा रहा है। तो अभी फिलहाल वाली कंडीशन में देखें तो यदि हम इससे इसको माइनस कर दें या इससे इसको माइनस कर दें तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सॉरी y की वैल्यू मिल जाएगी, x कैंसिल हो जाएगा तो आप इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो यहाँ से आपको y मिलेगा, y की वैल्यू आप इसमें या इसमें रख दीजिएगा, x मिल जाएगा। जब x और y दोनों की वैल्यू मिल जाए तो आपको क्या करना है, तो यहाँ रख देना। ठीक है, यदि ये इसको सेटिस्फाई करता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, सेटिस्फाई नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन है। एक और चीज ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप जब वैल्यू रखें z इज इक्वल टू k रखें या x y जो भी तीसरा वेरिएबल है, मतलब दो वेरिएबल को छोड़कर तीसरे वेरिएबल को k मानना है, वैल्यू जब आप रखेंगे तो सेम वैल्यू आ जाए, तीनों इक्वेशंस एक जैसी बन जाएं अप्रॉक्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में, जैसे आप वैल्यू रखें तो सारी इक्वेशन लगभग एक जैसी बन जाए। तो जैसे ही सारी इक्वेशंस एक जैसी बन जाती हैं तो उस केस में भी आप यही कहेंगे कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि दो कंडीशंस बनती है ना कि यदि हमारी मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट है। दो ये कंडीशन थी कि यदि चारों 0 आते हैं तो कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन थी। तो दोनों कंडीशन कैसे हो सकती हैं वो बता रहे हैं हम आपको। यदि वैल्यू रखने के बाद z को k रखने के बाद भी ये सारी इक्वेशन लगभग एक जैसी बन जाएं, ऐसा हो सकता है कैलकुलेशन में कि आप वैल्यू रखें और लगभग एक जैसी इक्वेशंस आपको मिल जाएं। ठीक है, तो उस केस में आप ऐसा कहेंगे, देखो वो ये केस है कि वैल्यू कॉमन लेकर कैंसिल हो रही हो माना। ठीक है, ऐसा है यदि मान लें सेम इक्वेशन में लिख दिया जाए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, 5x प्लस 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 5, इस टाइप से कुछ इक्वेशंस दी जाएं और कुछ वैल्यू कॉमन आकर कैंसिल हो रही हो तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो हम उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल हमारे पास 3 है, इसलिए ये गिवन इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, या दिया गया समीकरण निकाय संगत नहीं है या फिर असंगत है। और संगत है तो इस कंडीशन में होगा आपकी वैल्यू के की फॉर्म में आ जाएगी, के को आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसी भी वैल्यू आप के को देंगे उसी अकॉर्डिंग हमारा मतलब जो वैल्यू रखेंगे उसी अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती जाएंगी एक्स वाई जेड की। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब ये जो चैप्टर था हमारा, इस चैप्टर में बस इतने ही टॉपिक्स थे, तो हमने जितने भी टॉपिक्स आपको करा दिए हैं हम उम्मीद करते हैं सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको प्रैक्टिस करनी है इन सभी टॉपिक्स की, पूरा चैप्टर हम आपको कवर करा चुके हैं डिटर्मिनेंट्स, तो अब आपकी बारी है, जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे।
ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चंस हमने कराए हैं वो तो करने ही हैं, साथ साथ जिनको सॉल्व करने के लिए कहा है वो भी आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर हम खत्म करते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।